अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और ये जो पिछले 2-4 दिन से हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के हवाले से, उस पे मैंने सोचा आपसे बात करूँ। आज थोड़ा-सा एक इंडिया का भी हम ज़रा थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन प्राइमरीली आज मिडल ईस्ट ही की बात करेंगे। और आपको पता ही है कि अरब ममालिक में से एक और विकेट गिर चुकी है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हालत है उनकी। ये जो हमारे बहरीन के शाह हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी डिसीजन उन्होंने किया है, उसको अवाम किस तरह ले रही है। और अवाम ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनके अंदर-अंदर ये जो एक सिमर करती हुई फीलिंग है कि हमें बिट्रे किया जा रहा है, और हमें हमसे पूछा नहीं जा रहा, और डिसीजंस जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा डिसीजन हुआ है जिसका अवाम फिर अपने तौर पर उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इंडिया के बारे में बता दूँ कि इंडिया में भी सूरत-ए-हाल जो हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल वही मॉडल है जो कि इज़राइली मॉडल हम देख रहे हैं। उसी को एग्ज़ैक्ट फॉर्म में उसको कॉपी किया जा रहा है, उसको फ़ॉलो किया जा रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो उन्होंने ये 370 का किया था अगस्त में, फिर उसका 35A का जो इन्होंने आर्टिकल का उसको रिवोक किया। ये सारी की सारी ये जो हैं, ये बिल्कुल उन्होंने मॉडल लिया है, इज़राइली मॉडल। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऑक्यूपाई किया है फ़लस्तीनी इलाकों को, उसी तरह अब उनका प्लान है कि हम ऑक्यूपाई करेंगे कश्मीर को। जिस तरह उन्होंने वेस्ट बैंक को किया, बाकी इलाकों को किया, इसी तरह ये जो एक एथनो नेशनलिस्ट वर्ल्ड व्यू है, वो ये दोनों लीडर्स जो हैं, वो शेयर करते हैं। और वो समझते हैं कि ये बेहतरीन तरीका है मुसलमानों को मारने का, और मुसलमानों को वहाँ से कश्मीर में भी उनको अक़लियत में बदलने का। जिस तरह कि उन्होंने, मैंने आपको पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि फ़लस्तीन को उन्होंने आर्कपेलागो, एक जिस तरह होता है ना, एक छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जज़ीरे बना के, और उनको तबाह-बर्बाद कर देना, और उनको एक-दूसरे के साथ ताल्लुक उनका ख़त्म कर देना, और ये उनका बेसिक प्लान था। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि 2019 में नवंबर एंड में तकरीबन अ, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो इंडिया के कौंसल जनरल हैं, न्यूयॉर्क में, उन्होंने, उनका नाम है संदीप चक्रवर्ती, उन्होंने वहाँ पे कश्मीरी हिंदूज़ को एड्रेस करते हुए कहा था कि इंडिया मस्ट फॉलो द इज़राइली मॉडल। क्या कहा? कि इंडिया मस्ट फॉलो द इज़राइली मॉडल। अब उसमें क्यों? उन्होंने कहा जी इसलिए करना चाहिए कि हमें वहाँ पे सेटलमेंट्स क्रिएट करनी है। जिस तरह के इसराइल ने वहाँ पे की हुई हैं, इसी तरह भारत को भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर सेटलमेंट्स बनानी चाहिए, और वहाँ पे हिंदूज़ को वहाँ पे लाके बसाना चाहिए, बिल्कुल उसी मॉडल पे जिस तरह के यहूदियों ने वहाँ पे जाके अपने लोगों को बसाया। और वहाँ पे इस तरह की सेटलमेंट्स बनाएँ ताकि उनकी जो आबादी है वो कम हो, और हमारी आबादी जो है वो बढ़ जाए। अब वहाँ पे जो लोग थे वो दे वर शॉक्ड, क्योंकि उन्हें, वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल जो है, जो कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने किसी मुल्क का, तो वो वहाँ पे ऐसी बातें करेगा, लेकिन उन्होंने की। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कश्मीर में जो हो रहा है, वो बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह के फ़लस्तीन में हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ से थोड़ा-सा जो अलार्म बेल्स हैं, वो बजनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक़्त अगर आप देखें, तो 3 बड़े अगर रोग स्टेट्स हैं, 3 बड़ी, सबसे बड़ी जो रोग स्टेट्स हैं, जो कि किसी कानून को नहीं मानती हैं, वो, उनमें से ज़रा आप गेस करें कौन-कौन सी? मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। उनमें सबसे बड़ी जो 3 स्टेट्स हैं, एक तो हमारे बड़े साहब जो हैं, जो उनको, आपको पता है, इनाम भी मिलने वाला है, नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलने वाला है। बल्कि आज तो उनकी दूसरी नॉमिनेशन भी हो गई है कि जी उन्होंने सर्बिया और कोसोवो की भी डील करवा दी है, तो इसलिए उनको कहा जा रहा है कि ये डिज़र्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज़। एक तो वो हो गए। एक हमारे हमसाया मुल्क हैं, जो भी मैंने बताया कि वो सेटलमेंट्स बनाना चाहते हैं, भारत जो है। तीसरा जो है, इन दोनों का आका जो है, वो इसराइल है। ये तीनों जो हैं, ये मिल के दुनिया में इन्होंने एक ऐसी लॉलेसनेस क्रिएट करने की कोशिश की है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अब उसकी मैं छोटी-सी आपको मिसाल देता हूँ कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने अभी हाल ही में पिछले हफ्ते इन्होंने ऐलान किया है कि हम इम्पोज़ कर रहे हैं सैंक्शंस, किसके ऊपर? जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसके जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, उन पे उन्होंने कहा जी कि हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं। अब वो क्यों लगा रहे हैं? अब ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है, इसको जारी किया है
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब पोम्पियो साहब ने, लेकिन ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे, तो उन्होंने कहा जी कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी इलिजिटिमेट अटेम्प्ट्स, सो कॉल्ड इलिजिटिमेट अटेम्प्ट्स टू सब्जेक्ट अमेरिकन्स टू इट्स जुरिस्डिक्शन, कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन में लाने की जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो अफगानिस्तान में इन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं, लाखों की तादाद में लोगों को वहां पे डिस्प्लेस किया है और मारा है, उसका जो मुकदमा है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में हम चलाएंगे और ये वॉर क्राइम्स का मुकदमा होगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम इसराइली वॉर क्राइम्स को भी उसमें करेंगे, ट्रायल करेंगे, जो कि उन्होंने वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप के अंदर वॉर क्राइम्स किए हैं। तो उसका बदला उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्वेस्टिगेटर हैं, चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, उनके ऊपर हम पाबंदियां लगा रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये बहुत ही खतरनाक है और हम इसको नहीं मानते। अब ये जो चीज़ है कि इंटरनेशनल कोर्ट्स और इंटरनेशनल लॉज को वायोलेट करना, बल्कि उनको अपने पांव तले रौंद देना, ये बड़ा ड्रेकोनियन मैनर है किसी भी मुल्क के लिए और किसी भी दुनिया में जो अमन का ख्वाब देखने वाले लोग हैं उनके लिए, या जो रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं उनके लिए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने आईसीसी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है, उसके खिलाफ ये न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर दी है। और ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ी उन्होंने धमकी एक ऐसे इदारे को दे दी है जो कि इंटरनेशनली बहुत बड़ा इदारा है। अब यहाँ पे मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में, अमेरिका को समझने के लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड की भी जरूरत होती है। हमारे कुछ दोस्त अक्सर बात करते रहते हैं अमेरिका के बारे में, उनका थोड़ा सा जरा पढ़ना भी चाहिए कि एक हिस्ट्री अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा समझें। मुझे थोड़ा सा जरा एक एडवांटेज ये है कि मैं वहां पर रहा हूँ, मुझे पता है उनकी थिंकिंग का, मुझे पता है इनकी पॉलिसीज कैसे बनती हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, कैपिटल हिल पे, इधर उधर जो जो भी चीजें होती हैं ये हम लोग देखते रहे हैं, थोड़ा सा मुझे पता है। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसकी कोई एक वजह होती है कि मैं जितना इनको समझता हूँ, उसी की बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो एक तो लॉन्ग टर्म बनती हैं। वो इस तरह नहीं होता कि जी अभी आज कुशनर साहब गए हैं या पोम्पियो साहब गए हैं तो बहरीन ने कह दिया जी कि हाँ ठीक है हम मान लेते हैं। ये बड़ी देर से चीजें चल रही होती हैं, एक प्रोसेस के थ्रू चल रही होती हैं, ये उन्होंने प्लान किया हुआ होता है किस किस तरीके से कैसे प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये जो मुमलिकतें हैं अरबों की जो आप देखते हैं, इनकी कोई स्टैंडिंग तो है कोई नहीं, अवाम इनके साथ तो है नहीं। अब ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला के तहत चल रहे होते हैं, वो अमेरिकन अम्ब्रेला हो या किसी और के अम्ब्रेला हो। और अमेरिका के जो अंदर प्रेसिडेंट्स वगैरह आते हैं वो भी एक डीप स्टेट है, उसके टूल्स होते हैं। और वहां पे जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है उसका ये नहीं होता कि हम इसराइल को कम इमदाद देंगे, आपने क्यों ज्यादा दी थी। उसमें मुकाबला ये होता है वफादारी का, कि आपने $5 बिलियन दिए थे, मैं उसको $7 बिलियन दूंगा, आपने इतना किया था मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। तो ये कई लोग ये सोचते हैं जी कि ट्रंप के बाद अगर जो बाइडेन आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ बराक ओबामा जो जिनको हम समझते हैं बड़े रीजनेबल आदमी थे, उन्होंने जाते जाते $38 बिलियन की जो मिलिट्री इमदाद है वो इसराइल को दे के गए थे डेकेड के लिए। एक डेकेड में उन्होंने कहा जी कि इसको आप अभी से इसको पास कर दें, बस खत्म कर दें। अब मैं इसमें जितना भी वफादारी हो सकती है मैं उनको गिफ्ट के तौर पर ये देना चाहता हूँ। अब इन्हीं चीजों में आप देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि इनको फिर बदले भी मिलते हैं, ओबामा को भी नोबेल पीस प्राइज मिल गया, अब ये इनको भी यकीनन मिल जाएगा। जाहिर है इनके घर की बांधी है सब कुछ, जिसको चाहेंगे वो करेंगे। फॉक्स न्यूज इनको रिपोर्ट कर रहा है कि इनके जो सेकंड नॉमिनेशन है वो भी आ गई है, कि इन्होंने सर्बिया की और कोसोवो की भी डील करवा दी है और ये एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अब इसी तरह थोड़ा सा मैं आपको टर्की के बारे में बता दूं कि टर्की के साथ भी सिचुएशन जो है वो इनकी काफी तंग होती जा रही है। और पोम्पियो साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि वी आर डीपली कंसर्न ओवर टर्कीज एक्शन इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्या है, वहां पे एक्सप्लोरेशन हो रही है गैस की और दूसरी चीजों की, तो वो जाहिर है कि उनको ग्रीस को तकलीफ है, और ग्रीस के पीछे कौन है, वो फ्रांस है, और फ्रांस के पीछे जाहिर है कि अमेरिका है। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। आज पोम्पियो साहब जो हैं वो वहां से गए हैं साइप्रस, और साइप्रस में जाकर उन्होंने कहा जी कि वी आर वेरी कंसर्न। अब ये जो सूरत हाल है इसमें एक चीज का और भी कनेक्शन है कि क्योंकि ये जो
वहाँ पे जो सिक्योरिटी और एनर्जी के जो इश्यूज चल रहे हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये अमेरिका इनके बदले में टर्की की जो कुव्वत है उसको किसी न किसी तरीके से डेंट डालना चाहता है। और साथ ही आज आपको पता है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो वहाँ पे इंसरलिक जो एक वहाँ पे एयर बेस है, बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, अदाना जो एक इनका इलाका है, इनका तुर्की में, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारा जो बेस है हम उसमें से क्विट करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे और साथ साथ सोच भी रहे हैं, हो सकता है कि हम उसमें से पुल आउट कर दें और फिर तुर्की जो है वो अपना डिफेंस जो है वो करता रहेगा। तो इस लिहाज से जो साइप्रस का इशू है, उस साइप्रस ने ये कहा है कि एक लाइव फायर ड्रिल जो उन्होंने की है तुर्की वालों ने, वो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है और ये इलीगल है। तो उस वजह से उन्होंने कह दिया जी कि ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनीवे, अब जरा चलते हैं इसराइल और बहरेन के मामलात के हवाले से, कि ये जो मामलात हो रहे हैं इसमें आपको पता है कि अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि हु इज नेक्स्ट। अब अगली कौन सी विकेट गिरेगी। मुझे तो कई दफा डर लगता है कि कहीं एक ही विकेट में तीन चार ही ना एक ओवर में तीन चार विकेट ही ना गिर जाए। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि हु इज नेक्स्ट। अब कौन है तीसरा। कुवैत है, कोई और है, सऊदी अरब है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि एमबीएस जो है, ये इस पूरी जो गेम हो रही है उसके जो करता धरता है वो एमबीएस है। और एमबीएस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनके ऊपर इतना बड़ा एक खंजर लटक रहा है, तलवार नहीं, बहुत बड़ा खंजर जो उनके सीने के ऊपर लटक रहा है, वो ये है खशोगी का जो इन्होंने मामला किया था। उस हवाले से उसमें किसी वक्त भी वो फंस सकते हैं और उनको फंसाया जाएगा। और जब तक ये इनके काम नहीं करेंगे उनके ऊपर ये तलवार और खंजर लटकता रहेगा। आपको पता है पिछले दिनों में उन्होंने अपनी जो एयर स्पेस थी वो मुस्तकिलन उनको दे दी है इसराइल को कि आप यहाँ से फ्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये भी तो पूछे ना उनसे। अगर आप नहीं उनको मानते हैं तो आपने उनको एयर स्पेस क्यों दी है। ये सबसे बड़ी बात है जिसके पता से जहां से अंदाजा लग रहा है कि ये सब कुछ जो है पहले से प्री डिसाइडेड है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, मुझे तो लगता है मैंने पहले भी एक वीडियो में शुरू शुरू में ये कहा था कि नवंबर 3 के इलेक्शन से पहले पहले हो सकता है कि सऊदी अरब की विकेट भी गिर जाए। और अगर ना गिरी तो बाद में गिरेगी, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अभी आइंदा चंद दिनों में क्योंकि इसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि डोमेस्टिकली ट्रंप साहब जो है बड़ी शदीद मुश्किल में है और उनके पास कोई और चीज नहीं है शो करने के लिए। इकोनॉमी बेड़ा गर्क हो गई, कोरोना ने तबाह बर्बाद कर दिया बिल्कुल इंडिया की तरह, और कोई वहां पे हालात नहीं है। अब उनके पास आ जाके सिर्फ यह है कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर कोई ऐसा कारनामा और छक्का मारा जाए जिसकी वजह से मैं अपनी सिचुएशन जो है वो बेहतर कर सकूं। बहरीन का जो मामला है ये बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि यूएई के बाद बहरीन की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है पर्शियन गल्फ के, खासतौर पर जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस के जो मामला हैं अगेंस्ट ईरानियन इन्फ्लुएंस, उसमें बहरीन की एक जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वहां पे यूएस नेवी का एक बेस है। और वहां पे आपको पता है कि 6,000 के करीब अमेरिकन फौजी जो हैं, सर्विस जो उनके पर्सनल हैं, वो वहां पे बेस्ड हैं। तो ये बेसिकली एक लॉन्च पैड है किसी भी एक्टिविटी के लिए जो कि ईरान के खिलाफ हो सकती है। तो इसलिए इसराइल की जो नजर है वो ना सिर्फ ये है कि इनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के साथ है, जो कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इनमें है। दूसरा साथ साथ जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो इसराइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है बड़ी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वो अचीव कर चुके हुए हैं। खास तौर पे जो इसराइली की जो स्पाईवेयर कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा टारगेट कर रही हैं, क्योंकि इन अरबों को तो पता ही कुछ नहीं है। इनके ऊपर उन्होंने डंप करने हैं अपने अरबों डॉलर्स के जो पुर्जे हैं, अरबों डॉलर की जो टेक्नोलॉजी है वो उन्हें डंप करने के लिए बेहतरीन ये ममालिक उनको मिल गए हैं। अब ये जो है सूरत हाल, इसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इसराइल है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसको आप खुदा हाफिज कह दो। अब दुनिया में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बचेगा, कोई किसी को ये नहीं कह सकेगा। बल्कि इब्राहिम हेविट जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि RIP टू द इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने तो RIP कर दी कि ये रेस्ट इन पीस। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जो PLO है और ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ये भी जो नजर आ रहा है ये इस तरह नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी देखें अपना जो बेसिक स्टैंड था वो छोड़ दिया। यासर अरफात ने ओस्लो एकॉर्ड के जरिए जो लिबरेशन का
جو ان کا بیسک ٹینٹ تھا کہ ہم نے آزادی لینی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا۔ اور جب کمپرومائز کر دیا، جب آدمی اپنے بیسک ایشوز کے اوپر کمپرومائز کر دیتا ہے، اسی طرح کشمیر کے اوپر بات آتی ہے نا، تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے چھوڑیں جی آپ تعلقات ٹھیک کریں، لیکن انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی اپنے بیسک یو این ریزولوشنز والے معاملے سے ہٹیں گے تو ان کا پورے کا پورا جو سٹینڈ ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ اسی طرح یہ پی ایل او والوں نے کیا، اور آج یہ بھگت رہے ہیں، اس کی پرائس دے رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں، کیونکہ ابھی سچویشن جو ہے یہ ابھی دیکھیے گا، یہ اینیکسیشن بھی ہوگی، یہ آپ میری الفاظ یاد رکھیے گا، ان کی اینیکسیشن بھی وہاں پہ ہوگی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی وہ کریں گے۔ آرکیپیلگو جس طرح ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیچ میں بریجز وغیرہ کے ذریعے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو پی ایل او فتح گروپ ہے اور یہ پیلسٹینین اتھارٹی ہے، یہ شکایت تو کر سکتے ہیں اینڈ دے ول کیپ کمپلیننگ اباؤٹ اٹ، لیکن یہ ان کو پتا ہے ان دا ہارٹس آف دیئر ہارٹس کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں صرف اور صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسرائیل ماننے والا نہیں ہے، اور وہ پورے کے پورے فلسطینی علاقوں کے اوپر اپنی سوورنٹی جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گا، اور جب وہ کر دے گا تو پھر ان کے پاس ظاہر ہے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ادھر سے میڈیا کنزمپشن کے لیے ضرور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی مختلف فیکشنز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عرب لیگ سے آپ نکل جائیں، عرب لیگ سے نکلنے کے بعد آپ اپنی ایک تنظیم بنائیں اور اس طرح کر کے اپنا کوشش کریں کہ ہم اپنی ایک سلسلہ بناتے ہیں۔ اور دوسرے جو فلسطینی فیکشنز ہیں وہ عرب لیگ کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ایک یو ایس اور زائنسٹ ایجنڈا کو فارورڈ کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن کے اندر اندر آپ دیکھیے گا، میرے منہ میں خاک، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ کچھ دن کے اندر اندر 1 ماہ 2 ماہ جو بھی ہو سکتا ہے، ریاض پہ بھی اسرائیلی فلیگ جو ہے وہ آپ لہراتا ہوا دیکھیں گے، خدا نہ خواستہ، کیونکہ یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں، ایک اسکرپٹ ہے جو انفولڈ کیا جا رہا ہے، اور مسلم امہ کے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے چھرا گھونپ دیا ہے، وہ گھونپا جا چکا ہوا ہے، اور ان لوگوں سے آپ کو کوئی کسی قسم کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آخر میں پھر میں آپ کو وہی تصویر دکھاتا ہوں، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے قوموں کو، مسلم امہ کو فروخت کر دیا ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ قومیں فروختن دو چے ارزاں فروختن، اور ان کی قیمت بھی کیا ہے کہ ان کی قیمت صرف اپنا اقتدار بچانا ہے، اینڈ دیٹ از اٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے دین کو اور ہمارے تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔